वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके। तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में हम अपनी सीरीज जारी रख रहे हैं। सीरीज का नाम जैसा आप जानते हैं एक्सप्लेन्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, जिसको लेकर के कई बच्चे कई बार कंफ्यूज्ड रहते हैं। थोड़े मुश्किल कंसेप्ट्स हैं या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इस तरह के कंसेप्ट्स पर हम कोशिश कर रहे हैं कि टू आर बेस्ट कैपेबिलिटी उसको एक्सप्लेन करके आसान करने की कोशिश की जाए। इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और जिस कंसेप्ट की मैं आज बात करूंगा वो कंसेप्ट एक्चुअली ये है। कंसेप्ट है डोमिनेंस। कि डोमिनेंस किसे कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने बीच में एक डोमिनेंस के कंसेप्ट को काफी डिटेल में जाकर के इवन मॉलिक्यूलर लेवल तक जाकर के एक्सप्लेन किया है। कई बच्चे मैंने देखा है कि इस कंसेप्ट में काफी परेशान रहते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है और किस तरह से हो सकता है कि इसके ऊपर बेस्ड नया जो पैटर्न है नीट एंट्रेंस एग्जाम का, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अगर वहां से एक मुश्किल या एक बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना तो हम उसे आसानी से कर पाए। मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन याद दिला देता हूं पहले। तो सबसे पहले ये लाइन देखिए। इस पर्टिकुलर लाइन तक पहुंचने का हमारा मकसद होगा, हम सारी चीज एक्सप्लेन करके। आपकी एनसीईआरटी में ये एक लाइन लिखी है, देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more than one phenotype is influenced by the same gene. ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पैराग्राफ है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को काफी दिक्कत आती है। वो कहते हैं सर पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से, थोड़ा टाइम लेकर के समझने की कि इसका मतलब क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे डोमिनेंस में। डोमिनेंस में मैं शुरुआत करूंगा डिग्रीज ऑफ डोमिनेंस से। आपकी एनसीईआरटी डिग्रीज ऑफ डोमिनेंस की बात कर रही है। आपने पाइसम सटाइवम में ये देखा कि कैपिटल टी जो प्लांट है, जो प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, वो भी उतना ही टॉल है जितना कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है। यहां पर हमने ये कहा कि ये वाली जो रिलेशनशिप है ये कंप्लीट डोमिनेंस की है। जब आपने शब्द इस्तेमाल किया कंप्लीट डोमिनेंस का, तो इसका मतलब ये है कि जो हेटेरोजाइगोट है और होमोजाइगस जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, दोनों का फिनोटाइप बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल है, दोनों इक्वली टॉल है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं डिग्रीज ऑफ डोमिनेंस में मैंने पहले लिखा कंप्लीट डोमिनेंस, और कंप्लीट डोमिनेंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया और मैंने ये कहा कि ये एक रिलेशनशिप है दो अलील्स का। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हेटेरोजाइगोट है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, और जो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, शब्द देखिएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, ये दोनों फिनोटिपिकली इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गई कि हम किसे कह रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस किसे कह रहे हैं। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी जब एक अगला कंसेप्ट कर रही है उसे हम कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपने एक और चीज देखी, आपने देखा एक और कंसेप्ट है, इसे कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपके पास एग्जाम्पल आया स्नैपड्रैगन का, आपके पास एग्जाम्पल आया 4 o'clock प्लांट का, मिराबिलिस जलापा। आपने ये कहा कि रेड फ्लावर्ड और वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स को हमने जब क्रॉस किया तो इस वाले हाइपोथेसिस के हिसाब से F1 में या तो सारे रेड होने चाहिए या सारे वाइट होने चाहिए। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि रेड डोमिनेंट है कि वाइट डोमिनेंट है, लेकिन F1 में सारे के सारे पिंक बन गए। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर मैं एक तरफ रेड लिखूं और एक तरफ वाइट लिखूं तो बीच में कहीं पर पिंक आएगा, लेकिन
ये पिंक ज्यादा रेड की तरफ होगा। अभी भी इस शब्द में डोमिनेंस लिखा हुआ है, हालांकि वो पूरी नहीं है। अभी भी आप डोमिनेंस देख रहे हैं, शब्द लिखा हुआ। ये पिंक आप ज्यादा एसोसिएट करेंगे रेड से। और ये जो फिनोटाइप बना है, ये जो पिंक बना है, ये इंटरमीडिएट है। अगर आप स्पेक्ट्रम बनाएं, अगर आप रेड कलर से व्हाइट कलर की तरफ जाएं, तो बीच में कहीं पर क्या आएगा? पिंक आएगा। और ये जो प्रोजेनी है पिंक, ना तो रेड जैसा है और ना व्हाइट जैसा है जो पेरेंट के फिनोटाइप थे। सो इनकंप्लीट डोमिनेंस में जो F1 प्रोजेनी है वो दोनों पेरेंटल से डिफरेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका फिनोटाइप इंटरमीडिएट है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहां पर जो अलील है, अभी भी जो अलील जिसे आप क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट अलील कह रहे हैं, वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है और वो कम पिगमेंट बना रही है। इट इज सिंथेसाइजिंग द पिगमेंट। माइंड यू, अभी भी पिगमेंट बना रही है, लेकिन वो पिगमेंट उतना नहीं है जितना रेड कलर के लिए चाहिए। पिगमेंट का अमाउंट कम है, इसलिए ये फिनोटाइप आपको पिंक दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करिएगा यहां पर। सो हमने ये कहा, ये उतना पिगमेंट नहीं बना रही जितना पिगमेंट रेड फ्लावर प्लांट में बनता है। पिगमेंट का अमाउंट क्या है? कम है। इसीलिए फिनोटाइप आपको कैसा दिखाई दे रहा है? इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है ये। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में अगर आप पिंक प्रोजेनी को अगर आप सेल्फ करें तो रेड भी नहीं बनना चाहिए, व्हाइट भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप इनकंप्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि जब दो पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स को आप आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी है, या आप सेल्फ कराते हैं किसी भी इस तरह के प्लांट को, तो आप क्या देखेंगे कि रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। और जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 आ जाता है। इसका मतलब एक और डिग्री हमें समझ में आ गई। हमने इसे क्या कहा? इनकंप्लीट डोमिनेंस। ध्यान दीजिए, तीसरी बार कह रहा हूं, उतना पिगमेंट नहीं बना जितना नॉर्मली रेड फ्लावर वाले प्लांट में बनता था। पहली बात तो ये समझिए, शब्द अभी भी हम डोमिनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार ये देख रहे हैं कि अभी भी डिग्रीज ऑफ डोमिनेंस, अभी भी हम ये कह रहे हैं कि डोमिनेंस है और इसकी डिग्री देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटे, एक और चीज, तीसरी चीज जब आपने अपनी एनसीईआरटी में देखी तो उसे आपने कहा कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस का मतलब यह हुआ कि दोनों की दोनों अलील उसी फिनोटाइप को अपने अपने यूनिक वे में अफेक्ट कर रही हैं। सो इसका मतलब दोनों की दोनों अलील्स सेम फिनोटाइप को अपने अपनी तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। इसे आप कहते हैं कोडोमिनेंस। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है एबीओ सिस्टम से। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम से। सो ह्यूमन बीइंग्स में एक ब्लड ग्रुप एम हो सकता है, एक ब्लड ग्रुप एन हो सकता है। हम जानते हैं कि आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है, एक केमिकल होता है एंटीजन, उससे डिसाइड होता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर टाइप एम एंटीजन है, अगर टाइप एम एंटीजन है तो हम कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप एम है। और अगर आरबीसी के सरफेस पर टाइप एन एंटीजन है तो हम ये कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप एन है। लेकिन जब आप देखेंगे कि दोनों अलील्स प्रेजेंट है तो दोनों तरह के एंटीजन आरबीसी पर देखने को मिलेंगे। और ये ब्लड ग्रुप एम और एन, इसमें दोनों केमिकल्स हैं, इसको आप एम एन ब्लड ग्रुप कहेंगे। दोनों ने फिनोटाइप को अपनी अपनी तरह से इंडिपेंडेंटली असर डाला है। सो ये एम है, ये एन है, ये एम एन है। एम एन इसके बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं पर एम एन नहीं आएगा। ये दोनों को क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है। ये इस जैसा भी है, इस जैसा भी है, बीच में नहीं है। आप इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पर दोनों जैसा नहीं था, F1 जो प्रोजेनी है यहां दोनों जैसा है, वहां इंटरमीडिएट है, यहां स्पेक्ट्रम के बाहर है। इस चीज को आपने क्या कहा? कोडोमिनेंस। ये वो शब्द है जहां पर आपकी एनसीईआरटी शब्द इस्तेमाल कर रही है। नीचे एक एंजाइम का एग्जांपल भी दिया है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? डिग्रीज ऑफ डोमिनेंस। हमने डोमिनेंस के बारे में पहली चीज समझी कि कंप्लीट डोमिनेंस किसे कहते
कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं और को डोमिनेंस किसे कहते हैं। यहां तक काफी कंफर्ट रहता है, यहां तक चीजें काफी आसानी से समझ में आती हैं। इसके आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है जब हम इस डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप को और क्लोजली बायोकेमिकल और उसके बाद में मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके देखते हैं, तब थोड़ा सा गड़बड़ होती है। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा, द रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंस एंड फिनोटाइप। डोमिनेंस और फिनोटाइप के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखिए बेटे, कोई भी जीन या अलील एक डीएनए की सेगमेंट है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और डिफरेंट अलील्स दोनों एक दूसरे से अलग इन सीक्वेंस में हो सकती हैं। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, ये सब की सब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की सेगमेंट है, और स्लाइट वेरिएंट ऑफ द सेम जीन वुड बी कॉल्ड एज एन अलील। अब जो अलील है, इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू अ फिनोटाइप। किस ना कुछ बनना चाहिए, उसका एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन को आप फिनोटाइप कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि नेचर फिनोटाइप को सेलेक्ट करती है। नेचर टॉल प्लांट को सेलेक्ट करेगी, इस वजह से कैपिटल टी सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन कैपिटल टी जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा टॉल हाइट में, तब तक नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगी। सो फिनोटाइप तब बनता है जब एप्रोप्रिएट जीनोटाइप हो। जीनोटाइप के एक्सप्रेशन को आप फिनोटाइप कह सकते हैं, जिसके ऊपर नेचर एक्ट करती है। एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी से लेते हैं। मान लीजिए मैं पाइसम सटाइवम, ये जो पी प्लांट है, इसमें मैं सीड शेप लेता हूं। सो ये सेम एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं भी यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीड शेप। इसमें एक जीन है जो कि स्टार्च सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रही है। सो स्टार्च के सिंथेसिस में देयर इज अ जीन, वी विल कॉल दिस जीन एज बी। इसकी डोमिनेंट अलील कैपिटल बी होगी, इसकी रिसेसिव अलील स्मॉल बी होगी, और ये इन्वॉल्व है स्टार्च के मेटाबॉलिज्म में। अब देखिए कैसे, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल बी, ये जो डोमिनेंट अलील है, ये एक एंजाइम बनाती है। ये एक एंजाइम बनाती है। देखिए इसका एक्सप्रेशन, ये पर्टिकुलर एंजाइम है। इस एंजाइम की वजह से क्या होता है कि जो अनब्रांच्ड स्टार्च है, उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। सो धीरे धीरे करेंगे, उस एनसीईआरटी के लाइन को समझने की कोशिश करिए। सो हमने कहा कि ये एक डोमिनेंट अलील है, ये कोड करती है एक एंजाइम के लिए। ये एंजाइम अनब्रांच्ड जो स्टार्च है उसमें ब्रांचिंग इंड्यूस करता है। अब इससे होता क्या है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्मॉल बी है, जो फॉल्टी एंजाइम बना रही है, प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। सो वहां पर ब्रांचिंग डज नॉट हैपन। सो इसकी वजह से ब्रांचिंग नहीं होती। जब ब्रांचिंग नहीं होती तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये वाला सीड जो है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ नहीं रहे हैं, इसमें ऑस्मोटिक कंसिडरेशंस डिफरेंट होंगी, ये पानी खींच लेगा। उसके बाद में जब सीड ड्राई होता है, इट बिकम्स रिंकल्ड। ये कैसा हो जाता है? रिंकल्ड हो जाता है। ध्यान से समझिए बेटे। सो ये वो चीज है एनसीईआरटी में जो लिखी है, जिसको मैंने और बेहतर तरीके से और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके आपको एक्सप्लेन किया है। इस तरह से उसमें रिंकलिंग हो जाती है। लेकिन इस वाले सीड में क्या होगा? इस वाले सीड में यह होगा कि यहां पर वो पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, और जब सीड ड्राई होगा तो उसमें रिंकलिंग नहीं होगी और उसकी शेप राउंड रह जाएगी। अब आप समझ गए कि किस तरह से जो जीनोटाइप है, जो डोमिनेंस है, वो किस तरह से, एक डोमिनेंट अलील है, किस तरह से रिलेशनशिप है उसका फिनोटाइप के साथ में। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डोमिनेंस है और फिनोटाइप के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब देखिए, इस अलील की जो डोमिनेंस है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है
फिनोटाइप को। ये एक सेंट्रल प्रिंसिपल है जो आपको यहां से समझना चाहिए। यहीं पर आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि यहां पर अमाउंट ऑफ स्टार्च भी डिसाइड होता है। अमाउंट ऑफ स्टार्च कैसे डिसाइड होता है कि अगर कैपिटल बी है तो सीड का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है। अगर हिट्रोजाइगोट है तो सीड का साइज इंटरमीडिएट होता है, मीडियम होता है, और ये वाला सीड का साइज स्मॉल होता है। लेकिन इन दोनों की शेप राउंड होगी और इसकी शेप रिंकल्ड होगी। सो बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं सीड शेप की बात कर रहा हूं तो ये कंप्लीट डोमिनेंस जैसा दिखाई दे रहा है। सो जब आप सीड शेप की बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डोमिनेंस जैसा दिखाई दे रहा है। जिस टाइम पर आप सीड साइज की बात कर रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये जो हेट्रोजाइगोट है इन दोनों के बीच में आएगा, ये इंटरमीडिएट आएगा। तो इसलिए हमने ये कहा कि जब आप सीड शेप की बात कर रहे हैं तो कैपिटल बी राउंड रहेगा और कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड रहेगा और स्मॉल बी रिंकल्ड होगा। और आपको ये लगा कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने फिनोटाइप चेंज करा, अब आपने क्या देखा, सीड साइज की बात करी तो आपने देखा कि कैपिटल बी सीड लार्ज है, स्मॉल बी सीड काफी छोटा है, और कैपिटल बी स्मॉल बी जो हेट्रोजाइगोट है इसका साइज इंटरमीडिएट है। इमीडिएटली आपने ये देखा कि यहां पर अगर मैंने फिनोटाइप जो कंसीडर कर रहा हूं वो चेंज कर दिया तो दोनों अलील्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑल्टर हो गई है, वो ऑल्टर हो गई। अब वो वही रिलेशन हर जगह नहीं है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ एन अलील। हर जगह उसकी वो ही रिलेशनशिप होगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट किसी फिनोटाइप को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है और उस फिनोटाइप को आप किस लेवल पर पढ़ रहे हैं। क्या आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पर पढ़ रहे हैं, आप बायोकेमिकल लेवल पर पढ़ रहे हैं, आप मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है जब आपको डोमिनेंस की रिलेशनशिप देखनी है। चलिए आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। सो यहां पर देखिए, फॉर एनी कैरेक्टर the observed dominant recessive relationship of alleles depends on the level at which we examine phenotype। so बड़े ध्यान से देखिए, हमने ये कहा कि it depends on the level at which we examine the phenotype। so इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल एनसीईआरटी के बाहर से देता हूं। स्टार्च वाला एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम है टे-सेक्स डिजीज। सो टे-सेक्स डिजीज, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं और इस डिफिकल्ट कंसेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने कहा टे-सेक्स डिजीज। सो टे-सेक्स डिजीज में होता यह है कि जो बच्चा है, जो अफेक्टेड चाइल्ड है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनाते, और जब पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनाते तो एक पर्टिकुलर तरह के लिपिड्स को वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। तो यहां पर हुआ क्या कि चाइल्ड ने एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनाया। वी विल नॉट गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स। इसकी वजह से कुछ जो लिपिड्स है, सर्टेन लिपिड्स आर नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। सो यहां पर ये प्रॉब्लम आती हैं और कुछ लिपिड्स बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सीजर्स हो सकते हैं बच्चे को, डीजेनरेशन हो सकता है, ब्रेन मेंटल डीजेनरेशन, और बहुत जल्दी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस बीमारी को आप टे-सेक्स डिजीज कहते हैं। सो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केवल जब आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जिस इंडिविजुअल के पास में दोनों रिसेसिव अलील हैं, जो होमोजाइगस हैं, बोथ रिसेसिव अलील्स हैं, वो ही डिजीज से अफेक्टेड है, और हेट्रोजाइगोट नॉर्मल है।
हेट्रोजाइगोट में डिजीज नहीं है, नो सिम्टम्स ऑफ डिजीज, उसमें डिजीज नहीं है। इमीडिएटली अगर आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखें तो आपको समझ में आ गया कि हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। एक डोमिनेंट एलील भी काफी एंजाइम बना रही है, जिसकी वजह से इतना लिपिड बेटे मेटाबोलाइज हो जा रहा है कि वो एक्यूमुलेट ना हो और कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं किस लेवल पर देख रहा हूं, अभी ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देख रहा हूं, और ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखते हुए मुझे पता चला कि ये मुझे देखने में कैसा लग रहा है, ये कंप्लीट डोमिनेंस जैसा देखने में लग रहा है। एक और लेवल कर लेते हैं नीचे। सो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हेट्रोजाइगोट्स में जब आपने हेट्रोजाइगोट्स को आप एनालाइज करेंगे, जब आप हेट्रोजाइगोट्स को एनालाइज करेंगे, देन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, अमाउंट ऑफ नॉर्मल एंजाइम, ध्यान से समझना बेटे, दिस विल नॉट बी एन इजी कंसेप्ट। हमने जब हेट्रोजाइगोट्स में एंजाइम का लेवल नापा, नॉर्मल एंजाइम कितना है, तो अमाउंट ऑफ नॉर्मल एंजाइम वाज इंटरमीडिएट। सो जितना बेटे इस वाले होमोजाइगस में, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल में एंजाइम बनता है, उससे एंजाइम कम बनता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद कीजिए, उतना पिगमेंट नहीं बन रहा था पिंक फ्लावर में जितना रेड फ्लावर में बन रहा था। कुछ उस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। इसमें उतना एंजाइम नहीं बन रहा जितना बनना चाहिए, तो ये इंटरमीडिएट है। अगर आप इस लेवल पर देखते हैं, अगर आप इस लेवल पर देखते हैं, इसका मतलब ये लेवल कौन सा हो गया बेटे, बायोकेमिकल लेवल हो गया। अगर आपने इस लेवल पर देखा तो आप एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, आप ये देख रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है। सो आपने ये देखा कि ये एक्टिविटी कितनी है, इंटरमीडिएट है। उतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल में होती है, लेकिन इससे काम चल रहा है, इससे डिजीज के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं अगर नापने लग जाऊं, गिनने लग जाऊं कि कितने नॉर्मल एंजाइम बने हैं, कितने एबनॉर्मल एंजाइम बने हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस वाले में मैंने केवल यह देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है, केवल एक ही मैं नॉर्मल एंजाइम की चिंता कर रहा हूं, मैं अब नॉर्मल की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं केवल यह बात कर रहा हूं कि जो एंजाइम चाहिए उसकी एक्टिविटी कितनी है। तो मैंने कहा यह एक्टिविटी उतनी नहीं है, थोड़ी सी कम है, और मैंने कहा इस तरह से यह इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जाता हूं, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जाता हूं और मैं काउंट करता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप ये देखेंगे कि जितने नॉर्मल एंजाइम बनते हैं उतने ही डिफेक्टिव एंजाइम बनते हैं। सो इस इंडिविजुअल में जितने नॉर्मल एंजाइम है उतने डिफेक्टिव है। इन दोनों में अंतर समझिए। यहां पर आप एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी उतनी नहीं है, कम है, लेकिन काम चल रहा है। यहां पर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट कर रहे हैं। मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तब आपने ये देखा कि ये जो नंबर ऑफ नॉर्मल और डिफेक्टिव एंजाइम मॉलिक्यूल है वो बराबर है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मुझे को डोमिनेंस जैसा दिखाई दे रहा है? और इमीडिएटली मुझे यह समझ में आ गया कि यहां पर कि डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। हर जगह हर चीज डोमिनेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट क्या है। मेन चीज ये कर रहे हैं कि जीन प्रोडक्ट क्या है और उसका पर्टिकुलर फिनोटाइप क्या है, और उस फिनोटाइप को किस लेवल पर आप एग्जामिन कर रहे हैं। क्या आप उसे ऑर्गेनिज्म लेवल पर कर रहे हैं, क्या आप उसे बायोकेमिकल लेवल पर कर रहे हैं, क्या आप मॉलिक्यूलर लेवल पर कह रहे हैं। तो चीज उतनी सिंपल नहीं है जितनी अपरेंटली देखने को मिलती है। ये जो डोमिनेंस का कंसेप्ट है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जब आप मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ेंगे। एबीओ सिस्टम में सेपरेटली कंसीडर्ड ए और बी अलील कंप्लीटली डोमिनेंट है ओ के ऊपर, लेकिन ए और बी आपस में को डोमिनेंट है। इसका मतलब ए और ओ अलील अगर प्रेजेंट होगी तो आरबीसी पर केवल टाइप ए एंटीजन होंगे, लेकिन ए और बी अलील किसी में प्रेजेंट होगी तो आरबीसी पर ए भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। इसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जैसे आपने स्टार्च वाले एग्जांपल में देखा, जीन ना केवल सीड शेप को
बल्कि सीड के साइज को भी असर कर रही थी। एक जगह आपने देखा वो कंप्लीट डोमिनेंस था, एक जगह आपने क्या देखा बेटे, इनकंप्लीट डोमिनेंस था। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो नॉन अलीलिक जीन्स भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, इसे आप एपिस्टेसिस कहते हैं। जीन्स पर एनवायरमेंट का भी असर आता है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। आइडेंटिकल ट्विंस को अगर आप जानते हैं काफी टाइम से तो आप जरूर उनमें अंतर कर लेते होंगे, आफ्टर ऑल वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। सो अगेन वी हैव डन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी, और मुझे उम्मीद है कि ये एक डिफिकल्ट कंसेप्ट अब आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अपने डाउट्स जरूर लिखिए मेरे को, और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि और इसको बेहतर तरीके से अगर जरूरत पड़े तो समझाया जाए। थैंक यू सो मच।